फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब मास्टर स्टूडियो में मौजूद है, उसके साथ साथ स्पोर्ट जर्नलिस्ट आकिब कुरैशी ने भी ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी बात कर ली जाए बट सब स्टार्ट में श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, ओवल का ग्राउंड था, एक तारीखी फतह। जिस तरह से तीसरे ही दिन सलमान भट्ट साहब ये मैच जो है वो चेज कर लिया गया, टारगेट जो है श्रीलंका की जानिब से जो कि अपेरेंटली अनबिलीवेबल लग रहा था, लेकिन जिस तरह से निशांका ने 127 गालबन रन की इनिंग्स खेली है, आउटस्टैंडिंग। क्या कहेंगे आप? देखिए, नो डाउट चौथी इनिंग में कोई भी स्कोर हो वो करना मुश्किल होता है, लेकिन ओवल का एक ऐसा पिच है कि जो प्रॉब्ली थर्ड डे अपनी बेस्ट पे होता है अगर बैटिंग की बात करें। और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं तो इसमें थोड़ी सी स्लोनेस, थोड़ी सा शार्प टर्न शुरू हो जाता है। लेकिन इस गेम की पेस कुछ ऐसी रही कि ये जो टोटल मैच है मेरे ख्याल 210 ओवर्स के अंदर अंदर ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। और 40 पॉइंट समथिंग ओवर्स में तकरीबन 5.5 के रन रेट से उन्होंने चेस किया ये 200 कुछ का टारगेट। तो उन्होंने श्रीलंका ने इंग्लैंड को उनकी अपनी दवाई का मज़ा चखाया है, गिविंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। उन्होंने बड़ी कंट्रोल्ड और कह लें कि बड़े एक अच्छी स्पीड के साथ, अच्छे इंटेंट और स्ट्राइक रेट, मॉडर्न जो फैंसी वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल पूरा नज़र आएगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, तो बहुत अच्छा खेला। बट अगेन इंग्लैंड विदाउट जोफ्रा आर्चर, इंग्लैंड विदाउट मार्क वुड एंड आफ्टर एंडरसन, इंग्लैंड इज़ नॉट द सेम टीम। ठीक है। और इंग्लैंड की ये जो बैटिंग है, ये तो अगर आपका पिच थोड़ा सा भी डिफरेंट है तो ये इनको जो आदत पड़ गई है जितना खुला खेलने की, ये किसी टाइम भी कोलैप्स कर सकते हैं। और ये इसीलिए जब तक रूट बड़ा स्कोर नहीं करता, इस टीम में ऐसा ही होता है कि क्लस्टर में विकेट्स गिर सकते हैं, क्योंकि शॉट्स अपनी कोई रोकता ही नहीं है, कोई सिचुएशंस को नहीं खेल रहा, अपना मिजाज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मैच की सिचुएशन को नहीं देख रहे। अब हम इस बैस बॉल का क्या करें जो 3 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया। और ये हमने देखा कि 156 पे जिस तरह से वो आप क्लस्टर में विकेट जिस तरह की 325 पहले इनिंग्स, 156 उस तरह से, लेकिन जिस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस श्रीलंका की जानिब से दी गई है, बहुत ज़्यादा ग्रूम किया जसूरिया की सुपरविजन में। बॉलर्स को बहुत क्रेडिट जाता है। और आप देखिए कि वो फास्ट बॉलर्स ने बड़ी नपी तुली लाइन लेंथ पे बॉलिंग की। जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे उन्होंने जो बैक टू बैक LBWs किए हैं, वहां से गेम वापस आई है। पहले उन्होंने जो रूट का आउट किया, उसके बाद अगली विकेट भी उन्होंने फौरन ही ले ली। सो आई गेस के जो मेन क्रक्स था वो उनके जो बॉलर्स वापस आए हैं, क्योंकि एक टाइम पे 50 प्लस स्कोर था, एक आध विकेट गिरी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा खेल रहे हैं। पिच में भी ऐसा कुछ नहीं था, बट क्रेडिट टू देयर बॉलर्स, वो मैच में वापस लाए। और उसके बाद जिस तरह चेस में निशांका ने बैटिंग की है, बहुत आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक प्ले था, कंट्रोल भी था, और उन्हें पता था टाइम बहुत है, स्कोर है नहीं, पिच अपने बेस्ट पे होता है थर्ड डे पे, और पिच भी अपनी बेस्ट जो है ना वो बैटिंग के लिए प्रेजेंट कर रहा था। और आई थिंक श्रीलंका को पूरा क्रेडिट जाता है। इंग्लैंड अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है जिसको वो बैस बॉल कहते हैं, और उसमें उनकी नाकामियां भी उसी तरह आनी शुरू हो गई हैं। जिस तरह एक टाइम पे वो बहुत जीत रहे थे, तो शायद दुनिया ने उस चीज़ को, जाहिर है हर चीज़ एनालाइज होती है, हर चीज़ का तोड़ निकलता है। बिल्कुल। और यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है कि पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एशेज़ रिटेन की, बाहर तो ये वैसे ही अपना ब्रांड खेलने से कासिर रहते हैं, मेरे ख्याल सिवाय पाकिस्तान के कहीं नहीं चला बैस बॉल, ना ऑस्ट्रेलिया में ना इंडिया में। और अब यहाँ अपने मुल्क में भी मैचेस हो गए शुरुआत, और अब उन्हें वाइट बॉल का भी हेड कोच बना दिया गया है, जो कि जनवरी से वो उसका भी शुरू कर देंगे। अगर वाइट बॉल की बात की जाए तो वाइट बॉल सीरीज़ में मोइन अली का नाम नहीं आया जी। मोइन अली मेरा ख्याल दिल बर्दाश्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी क्रिकेट खेली, 37 साल से मेरा ख्याल आगे खेल रहे हैं। क्या वैसे ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मोइन अली का? हमजा, मोइन अली ने इंग्लैंड की क्रिकेट को एक नई रूप फूंकी थी जब ग्रैम स्वान जो है उन्होंने अचानक रिटायरमेंट दी थी 2014 में। तो उसके बाद मोइन अली जो है वो मार्केट में आए, और ऐसे मार्केट में है कि आज एक वो अच्छे नोट पे एंड कर रहे हैं। बेशक उनका पर्सनल नोट अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उनको स्पेशली जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ थी उसके लिए इनको जो है जब ड्रॉप किया गया तो इनको काफ़ी शुबात थे, इनका जो है मसले मसाइल भी चाह रहे थे। स्पेशली जब एंड्रयू स्ट्रॉस इनके डायरेक्टर क्रिकेट थे, उनके साथ भी जो है इनके साथ जो मामले की ज़रा खबर आई, जो मामला ख़राब होने की खबर आई। फिर जॉस बटलर के साथ इनकी बातें आ रही थी। फिर इंग्लिश मीडिया स्पेशली इनके पीछे काफ़ी पड़ गया था कि ये जो है वो एजड हो गए हैं, 37 ईयर्स हो गए हैं इनको, 37 ईयर्स के ये हो गए हैं, तो आप ज़रा कोई रिफ्रेशमेंट, जो फ्रेश चेहरे हैं, जो इंग्लैंड का बेंच स्ट्रेंथ है इतना मजबूत, उसको ज़रा ट्राई किया जाए। तो 2014 में इन्होंने डेब्यू किया था। लास्ट इन्होंने जो है टेस्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, जबकि T20 जो है इंडिया के खिलाफ खेला था वर्ल्ड कप में, और आखिरी वनडे जो है पाकिस्तान के खिलाफ खेला था वर्ल्ड कप में एडन गार्डन्स में, जहां पर हमारी टीम को जो है वो शिकस्त हुई थी। तो मोइन अली इस इंग्लैंड की टीम में बड़ा अहम रुकन तस्वर किए जाते हैं।
जाते थे, अब क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट कर दी है, और उन्होंने एक इंग्लैंड को नई रूप फूंकी थी, स्पेशली वो और आदिल रशीद, क्योंकि इंग्लैंड के पास इस तरह का स्पिन अटैक या स्पिनर्स कोई नहीं थे कि जो उनको रिलाय करते। अभी भी देख लें टेस्ट मैच में, अब जो शुएब बशीर आए हैं वो उनके स्पिन डिपार्टमेंट को लेके चल रहे हैं, इससे पहले जैक लीच थे, तो वहाँ पे स्पिनर्स इस तरह के नहीं आते। आई डोंट नो वहाँ पे क्यों नहीं इस तरह के आते, क्योंकि शायद डोमेस्टिक में इस तरह की चीज़ें नहीं बनती हैं। वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, या पिचेस बनती हैं, वो स्पिनर्स डेवलप नहीं करने देती। तो ये दोनों ने, आदिल रशीद और मोइन अली ने, इंग्लैंड क्रिकेट को एक नई रूप फूंकी थी। और मोइन अली ने स्पेशली इसको जब पिंच हिटर के तौर पर ओपनर भेजा, वहाँ पे इन्होंने परफॉर्म किया, इनको लोअर ऑर्डर में भेजा, वहाँ पे परफॉर्म किया, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन्होंने स्पेशली T20 लीग्स में बेहतरीन किस्म का परफॉर्म किया। ठीक है, अच्छा बट साहब 138 वनडेज हैं, 92 T20 मैचेस खेले हैं, और कप्तानी भी कहते रहे, बड़ा की फैक्टर ये प्ले करते रहे, की रोल इनका होता था। क्या कहेंगे मोइन अली पे? देखें, मेरे नज़दीक तो एक बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर हैं, और आई गेस के उन्होंने इंग्लैंड के लिए एक बड़े यूटिलिटी प्लेयर का रोल अदा किया है। ओपन पे गए हैं, बीच में मिडिल ऑर्डर में इनिंग्स के एंड के ऊपर फिनिश कैसे करना है, उसके साथ साथ बॉलिंग में, टेस्ट मैचेस में इंडिया के खिलाफ, जो कि दुनिया में स्पिनर्स को बेस्ट खेलने वाली टीम है, उनके बैट्समैनों के खिलाफ उधर भी 5-5 आउट किए, उधर भी विकेट्स लेते रहे, और हर फॉर्मेट के अंदर इंग्लैंड के लिए एक मैच विनर साबित हुए हैं। और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आप देखें, इफ्तिखार इतना खेलने के बाद अपनी पोजीशन का गिला करें। ये एक वो प्लेयर है जिसने हर पोजीशन पे मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में परफॉर्म किया, और जब इसका करियर एंड हुआ तो उसने कहा कि मुझसे कम्युनिकेट किया गया था, मुझे बताया गया था कि अब इट्स टाइम फॉर सम यंगस्टर कि वो आए और आपकी जगह पे हम उसको बिल्ड करें। तो उसने कहा, मैंने रियलाइज़ किया कि फिर माई टाइम इज़ टू गो। तो ये एक स्मूथ ट्रांजिशन, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सिलसिला है जो हमारे यहाँ नज़र नहीं आता। हम या अफसुदा प्लेयर या दिल टूटा हुआ, हार्ट ब्रोकन, यू नो, वो हमारी वो वाली एंडिंग्स होती हैं, सैड एंडिंग्स, मुंह पे टेप्स लगा के, हाँ, जो है ना, और उसके अजीबोगरीब उसके इजहार होते हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें स्मूथ हैं, कम्युनिकेशन क्लियर है, इंस्टेबिलिटी नहीं है, और फिर प्लेयर भी हर जगह खेलते हैं और हर जगह अपनी पूरी कोशिशें करते हैं और अच्छी आउटकम्स के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं, और हाई नोट पे जाके जो है वो गुड बाय कहते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसके साथ साथ एक मेरा ख्याल ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इंडिया में अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़, जिसका अभी तक आगाज़ नहीं हो चुका, 2 दिन हो गए, आउटफील्ड अभी तक उनसे ड्राई नहीं हो पा रही, इवन टॉस भी नहीं हुआ। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बस वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से। इससे कबल हमने श्रीलंका और इंग्लैंड की सीरीज़ पर बात की, जिस तरह से 2-1 से इंग्लैंड सीरीज़ तो जीत गया, लेकिन लास्ट मैच जिस तरह से श्रीलंका ने मैच खेला, जीता, डोमिनेट करता दिखाई दिया, और सही मानों में इंटेंट जो शो किया वो श्रीलंकन्स ने किया। अगर सनत जसूरिया की बात की जाए तो एज हेड कोच इंडिया को हराना सीरीज़ ओडीआई वो बहुत टफ टाइम था, वो सनत जसूरिया के सुपरविजन में ये हुआ, और आप इंग्लैंड को हराकर एक और जो विक्ट्री है वो अपने नाम कर लिए। थोड़ी सी बात करी जाए इंडिया की, अगर हमने बात की तो वहाँ पर अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो है वो टेस्ट मैच, सिंगल टेस्ट मैच था, जिसका अभी तक स्टार्ट ही नहीं हो पाया। आकिब से जान लेते हैं उसमें अभी तक की क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक टॉस ही नहीं हुआ। जो फुटेजेस सामने आ रही हैं रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड क्रिकेट के हवाले से, और उनका जो एक स्टेडियम है वहाँ पर पेडेस्टर फैन लगाकर जिस तरह से आउटफील्ड, जो वेट आउटफील्ड, उसको ड्राई किया जा रहा है। आकिब, क्या इस पर अपडेट है अभी? हमजा, देखिए, सबसे पहले तो क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का मैच नहीं था, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है ना न्यूजीलैंड को नुकसान होगा। अफगानिस्तान पहले, अच्छा, नहीं था, अफगानिस्तान क्लेम कर रहा था कि हमारा टेस्ट चैंपियनशिप का मैच आया हो जाएगा। अफगानिस्तान तो है ही नहीं ना उसमें, न्यूजीलैंड वाले, बिल्कुल वो टॉप 8 में न्यूजीलैंड। जी जी, अच्छा ठीक है। तो ये एक नॉर्मल मैच था, क्योंकि न्यूजीलैंड का सब कॉन्टिनेंट का टूर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद जो है वो श्रीलंका जाना है न्यूजीलैंड ने, उसके बाद फिर इंडिया जाना है। तो एक अच्छा उनके पास तैयारी करने का अच्छा मौका था, स्पेशली ग्रेटर नोएडा में, जो कि मानी जाती है स्पिन ट्रैक होगा। उसके बाद जो है अफगानिस्तान का जो स्पिनिंग ट्रैक है, स्पिनिंग बॉलिंग अटैक है, वो उसके खिलाफ। लेकिन 2 रोज़ हो गए वहाँ पर, बारिश तो नहीं, आज सारा दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट वेट पैचेस जो है ना उसको ड्राई करने का बड़ा अनोखा उन्होंने अंदाज़ अपनाया। कि अमूमन देखने में आया कि हमारे यहाँ पे ESL में भी ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर आए थे, फिर यहाँ पे सुपर सोपर्स भी होते हैं। क्या हुआ, उधर जो वेट पैचेस से उस पूरे पैच को उन्होंने उखाड़ दिया। अच्छा। और वहाँ पे नई मिट्टी डाल के नई घास लगाई ऊपर। तो लेकिन वो इतने ज़्यादा वेट पैचेस है कि पूरी ग्राउंड को तो कवर आप नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है वो सिक्योरिटी के वो जो वहाँ पे जो मैनेजमेंट के थोड़े इश्यूज हैं वो काफ़ी आ रहे हैं। 2 दिन हो गए, वहाँ पे टॉस भी नहीं हो सका मैच का। तो मेरा ख्याल है वो इस तरह की चीज़ें ऑब्वियसली होती हैं। फिर अफगानिस्तान में काफ़ी रोला मचा रहे हैं, जी इंडिया ने हमारे साथ ये कर दिया, इंडिया ने हमारे साथ वो कर दिया। तो जब आप इंडिया को कहेंगे कि हमारा घर है तो फिर थोड़ा सा बर्दाश्त तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये एक थी अपडेट। 2 दिन हो गए, वहाँ पे बारिश नहीं हुई आज,
लेकिन ड्यू वेट पैचेस वहाँ पे मैच का टॉस भी नहीं ठीक है। बट साहब बहुत सी बातें की गई, जो हमारी रिनोवेशन चल रही है, उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, आपका तो सिस्टम ही जो स्टेडियम्स का वो अच्छा नहीं है, जिस तरह के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, बातें करने में उनके वो बड़े शेर हैं। लेकिन अगर अपने घर की बात की जाए तो इंडिया की अपनी सीरीज़ भी हो ना, तो वो पेडिस्टर फैन से ही वो ड्राई कर रहे होते हैं या वो ब्लो ड्रायर से वो कर रहे होते हैं। तो इस तरह की हरकतें पहले अपने घर को देख लेना चाहिए मेरा ख्याल। देखिए ये एक नेवर एंडिंग एक कह ले एक शरीका है, तो जो बात उधर से होनी है फिर इधर से होनी है। आई थिंक अगर दोनों का फोकस अपने अपने काम पे हो जाए कि जिसको ठीक करना है। देखे बाहर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या बारिश से फॉरेन मैच इंग्लैंड में शुरू हो जाता है या दूसरी कंट्रीज में हो जाता है? यस, दे आर बेटर इक्विप्ड। ठीक है, हमारे यहाँ ये है कि कई ग्राउंड्स ऐसे हैं जहाँ तक अभी पूरी टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची, वो इधर भी हैं, वो इंडिया में भी हैं। तो फिर इस तरह की बातें करके एक दूसरे को पता नहीं नीचे ही हम लोग दिखाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव चीज़ कोई नहीं इसमें। ठीक है चले इस पर तो मजीद भी करें, क्योंकि इस पे आपने जो अभी बात की कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की जो तैयारियां, तो मेरा ख्याल है इंडियन फैंस थोड़ा सा इंतजार करें 2025 जनवरी तक, फिर उनको ऐसा स्टेडियम देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर आकर खेलने को जो है वो कहेंगे कि हमारी टीम यहाँ पे आके। अच्छा, वैसे आकिब क्या तैयारियां चल रही है कज़ाफ़ी और चले कज़ाफ़ी का तो आपको पता होगा चक्कर भी लगता रहता है, नेशनल स्टेडियम की तो हम देख लेते हैं, क्या बिल्कुल ही वो चेंज कर लिया इंटायरली सारा उसका डिज़ाइन वगैरह, या कुछ इंक्लूजर्स गिरा के उनको रेनोवेट? नहीं हमजा, अकॉर्डिंग टू मोहसिन नकवी साहब 2 दिन पहले उन्होंने मीटिंग की थी कुछ सहाफ़ियों के साथ, उसमें उन्होंने सारा बताया था कि पूरा स्टेडियम को वो गिराएंगे, जो सिटिंग एरिया है वो भी सारा चेंज करेंगे, और जो 30 सितंबर 2024 तक जो है जो उसकी बेसमेंट बन रही है मेन बिल्डिंग की, बेसमेंट में पार्किंग बनेगी, नया पवेलियन बनेंगे, और वो बेसमेंट जो है वो 30 सितंबर तक मुकम्मल होगी। जबकि उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर 2024 तक जितना भी काम हो सकेगा हम 31 दिसंबर को उसकी ओपनिंग कर देंगे। इसका मतलब अगले साल से पहले, मतलब अगले साल 2025 चढ़ते साथ ही जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम रेडी टू यूज़ होगा, और उसके ऊपर जो है 3 मंजिला फ्लोर बनाए जा रहे हैं, 3 हफ्तों में 1 फ्लोर बनाया जाएगा, और जो हर पवेलियन होगा वो स्टील वाला होगा, स्टील का पवेलियन बनाया जाएगा, और 3 मंजिला होगा, उसके ऊपर सबसे ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए जाएंगे, जिसमें इमरान खान इंक्लूयर और फजल महमूद इंक्लूयर जो कि VVIP तस्वर किए जाते हैं जब टिकटों की बारी आती है, वो भी उस मेन बिल्डिंग के साथ आ जाएंगे। तो जो उसके साथ सीटिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ाएंगे, और पूरे स्टेडियम की जो सीटें हैं उसको दोबारा रेनोवेट करेंगे। काम बज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये हो जाएगा तो इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लाजमी शामिल करना चाहिए। जबकि कराची का जो नेशनल स्टेडियम है वहाँ पर काम शदीद तेज़ी से जारी है, और तेज़ी से जारी के बाद जो है जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ होनी थी, दूसरा टेस्ट मैच जो होना था 15 अक्टूबर को, वो वहाँ पर नहीं होगा। उसके लिए जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 स्ट्रेटजीज बना रहा है, या तो वो मैच मुल्तान में रखेगा या रावलपिंडी में रखेगा। लेकिन रावलपिंडी का इशू ये आ रहा है कि 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, जिसके लिए जो आपके वहाँ पर जो लोगों टीम के लिए रहने की जगह है, होटल्स वगैरह, वो सारे बुक होंगे, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वहाँ पे लोगों ने आना है, जो सरबराहान है मुल्क के उन्होंने आना है। तो उसके लिए जो है ज़्यादा चांसेस यही हैं कि सीरीज़ का शेड्यूल ना मतलब चेंज नहीं किया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है, पहला मैच जो है 7 अक्टूबर को होगा, वो रावलपिंडी में कराने का जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि दूसरा मैच जो कराची में होना था 15 अक्टूबर को, वो मुल्तान में जाएगा। इससे पहले पहला मैच जो है मुल्तान में होना था 7 अक्टूबर को, और जो तीसरा मैच है 24 अक्टूबर को, जो पहले पिंडी में होना था, वो पिंडी में ही रखने का जो है ज़्यादा इम्कान है। यानी कि रावलपिंडी में 2 मैचेस होंगे और मुल्तान में 1 मैच होगा। इसके बाद जो है रावलपिंडी की मैं आपको अपडेट दूं, जो मोहसिन नकवी साहब ने बताया है कि ये जो रावलपिंडी का स्टेडियम है इसको गिराने की ज़रूरत है, और हम वो गिराने के लिए हमारे पास इतना फंड या हम उस स्टाइल में नहीं है कि हम गिरा सकें। उन्होंने इस्लामाबाद में एक जो है स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है मोहसिन नकवी साहब ने, और वो होगा बिल्कुल दुबई तर्ज पे, जिस तरह दुबई स्टैंड्स बने हुए हैं, दुबई में लाइटिंग का सिस्टम है, ड्रेनिंग का सिस्टम है, बिल्कुल वैसा ही इस्लामाबाद में एक जो है वो स्टेडियम बनाने का प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगा। और उसके साथ जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की भी अपडेट है कि जो होटल था एक 5 स्टार होटल जिसकी बातें की जा रही थी, वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बनेगा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नहीं बनेगा वो। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी गुफ्तगू में मैं ना एक पॉइंट पे अटका हूँ जो कि मैं आने आपसे पूछना था। इमरान खान इंक्लूजर गिरा दिया है मोहसिन नकवी की जानिब से, क्या ख्याल है दोबारा इमरान खान के नाम से एक इंक्लूजर बनेगा? देखिए, एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, वो पाकिस्तान के लेजेंड है और पाकिस्तान के एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। सो डजंट मैटर व्हाट हिज पोजीशन इज इन पॉलिटिक्स, एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, उनकी सर्विसेज से कोई भी बंदा जो है वो जाहिर है उस पर आप पर्दा नहीं डाल सकते, उसको आप छुपा नहीं सकते, एंड ही डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट फॉर जो क्रिकेट की उनकी सर्विसेज हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनका हक बनता है।
ओके उसके साथ आप फजल महमूद भी ऐड कर लें, वो भी गिरा है। अच्छा वो एक लेगेसी जो चलती आ रही है ना। बहरहाल जी, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान चैंपियंस कप, जिसका 12 सितंबर से आगाज़ होने जा रहा है, और उस हवाले से क्या तैयारियां हैं? कोई फिटनेस टेस्ट भी उससे पहले लिया गया है? उसमें तो ज़रा बताएं ना, आखिर कौन कौन पास हुआ है, कौन कौन रह गया, ज़रा क्विकली बताइएगा, फिर हम आते हैं व्हाट्सएप इस पे। हमजा, फिटनेस टेस्ट इसने पहले भी बताया था, कल जो है वो शान मसूद एंड बाबर आजम जो मेन प्लेयर हैं, जिसमें रिजवान भी शामिल है, उनके फिटनेस टेस्ट हो गए हैं, लेकिन अभी जो है उनका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा कि वो पास हैं फेल हैं। ऑब्वियसली पास ही होंगे, इसलिए तो खेल रहे हैं। आज 9 बजे सुबह लायंस और स्टैलियंस के दरमियान प्रैक्टिस मैच खेला गया था। जो स्टैलियंस यानी कि बाबर आजम और शान मसूद, जिसके मेंटोर शुएब मलिक हैं, उन्होंने 397 रन बनाए थे 50 आवर्स में। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे पर्सनली लगी उसमें थी बाबर आजम की बैटिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन पर इंतजार किया जा रहा था। ये जवाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इकबाल स्टेडियम नहीं है, ये वाज़ह कर दूँ, जवाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे ये प्रैक्टिस मैच हुआ था। तो पिच वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक था, और जो फैसल अकरम जो हमारे PSL के नौजवान भी प्लेयर हैं जो मुल्तान की तरफ से खेलते हैं, उन्होंने बाबर आजम को बड़ा तंग किया। बाबर आजम ने 20 स्कोर किया 21 गेंदों पर। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, इमामुल हक ने 178 रन बनाए हैं, 13 छक्के मार दिए उन्होंने। जहां पे बाबर आजम 20 गेंदों पे 21 गेंदों पे 20 रन बना रहे हैं, वहां पे इमामुल हक ने 178 रन। यहीं पे रुक जाए, यहाँ पर व्हाट्सएप ऐड करते हैं। व्हाट्सएप बाबर आजम के लिए फिर दुआ कर ली जाए, क्योंकि सेम बॉलर को एक बैटर अच्छा खेल रहा है, और वो आप जैसा वर्ल्ड क्लास बैटर भी नहीं है। क्या आप पे कोई ऐसा कोई प्रेशर है, कोई मीडिया का प्रेशर है, कोई स्पेक्टेटर्स का प्रेशर है, या फिर आप जो हैं वो कह गए कि बस मेरी बस हो गई अब? हमजा, फॉर्म जो है ना वो आती जाती है हर प्लेयर पे, दुनिया के हर प्लेयर पे। वही कोहली था, वही दुनिया की बॉलिंग थी, उनके खिलाफ वो 100 पे 100 मारते थे। वही कोहली थे कि 3 साल सेंचुरी नहीं बन रही थी, ठीक है। तो ये वही बाबर आजम है जो 5 साल टॉप चार्ट्स में रहा है हर वाइट बॉल की रैंकिंग्स के। अभी नहीं हो रहा स्कोर, तो ये चलता है। इसको एक प्रैक्टिस मैच है, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ये कहीं वहाँ रन करेगा जहाँ बहुत मैटर करेंगे। लेकिन डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे इसका, ये जो पैच इस पे आया हुआ है? पेट का इलाज करें, अगर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे उसमें बाबर के पीछे जो या प्लेयर्स के पीछे पड़े हुए हैं, दैट इज इररिलेवेंट। देखे, एक बंदे की हाइप होती है ना बहुत ज़्यादा, उस पर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो नहीं कर रहा तब भी वो डिस्कस हो रहा है, जब करेगा तब भी वो डिस्कस हो रहा है। परफॉर्मेंस के बगैर स्पेक्टेटर्स जिस तरह से उनका वेलकम कर रहे हैं, वो निकले बाहर, जिस तरह से बालकनी टाइप वहां पर बनी हुई है। 5 टीमें हैं, हाँ। 150 प्लेयर है, एक ही बंदा डिस्कस हो रहा है, बाकियों के भी मैच हुए हैं, वो किधर है? और कुछ तो सीनियर सहाफ़ी जनाब, वो जैसे वो निकल के आ रहे हैं, उन स्पेक्टेटर्स के जा रहे हैं, ज़ाहिर है लव करते हैं लोग। अब वो ट्वीट कर रहे हैं कि लाइट्स कैमरा एक्शन, लाइक आप अपना कैमरामैन फोटोग्राफर साथ रखते हैं इस तरह के सीन्स कैप्चर करने के लिए, ये प्लांटेड सीन है। तो इस हद तक सोच जो है वो बाबर आजम के लिए नीचे गिर चुकी है। एक स्पेसिफिक टोला है, एक स्पेसिफिक माफिया है जो कि पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से बाबर आजम। अच्छा, ऑफ द कैम आप बात कर रहे थे, एक पर्सपेक्टिव लाइफ का होता है जब सारे वाह कर रहे होते हैं, और फिर एक पर्सपेक्टिव लाइफ में वो एक टाइम आता है जब आप वो देखते हैं कि कौन रियल में था और कौन सिर्फ वक्त के साथ चल रहा था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टू रियलाइज हु आर द रियल पीपल एंड हु आर जस्ट देयर फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लर्निंग का और ऑब्जर्वेशन का टाइम है, और इससे बंदा आगे बढ़ता है ना जब, तो फिर बड़ा संभल के चलता है। सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट टाइम है किसी भी ऐसे करियर में जिसने पीक्स पकड़नी होती है, ये वाले टाइम्स उसका हिस्सा होते हैं। एंड इट इज़ नो एक्सेप्शन फॉर बाबर आजम। दुनिया में हर बंदा जो ऊपर गया है उसने ये सारे टाइम देखे हैं, और वो भी अपने हिस्से का टाइम देख रहा है। तो आई गेस ये इट्स नो बिग डील। हमारे यहाँ पे ना लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव कोई बात नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, कोई रिलेट नहीं कर सकते। एक ही प्लेयर है, उस ओदे पीछे सारे रल के पै गए थे, तो बस जितनी समझ है उतना करते हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि ये कुछ ग्रुप जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये बॉलीवुड की रैंप वॉक नहीं हो रही, कोई एक्ट्रेस नहीं जा रही कि जो अब 3 मोबाइल वाले अपने सामने रख के जाते हैं और वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके। हमने कितना बाबर आजम को कवर किया है, आपकी स्क्रीन पे आपको याद होगा जब ये इनको कप्तानी से हटाया गया था वर्ल्ड कप के बाद, तो ये जब PCB के दफ्तर से निकल रहे थे तो इनकी गाड़ी सिर्फ अंदर गई थी, तो बाहर लोगों का हजूम रख गया था कि बाबर आजम जो है इनको किसी तरह एक दफ़ा देख लें हम। यहाँ पे भी जब हम उनको कवर कर रहे होते हैं तो जो 7 अकेडमी है कज़ाफ़ी स्टेडियम के, वहाँ के बच्चे अपनी जो है ट्रेनिंग छोड़ के बाहर आ जाते हैं कि बाबर आजम आया हुआ है। तो ये जो बाबर आजम का एक नेशनल फिनोमेना है, क्योंकि कज़ाफ़ी में
इस तरह की चीज़ें जो है वो अलाउ नहीं है। जब कदाफ़ी में प्रैक्टिस होती है तो आम शायकीन को अंदर नहीं आने दिया जाता। फैसलाबाद में क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे बाद जो है एक टूर्नामेंट हो रहा है, और उनके लिए तो एक मतलब ईद का समा होगा कि एक नई जनरेशन बाबर आजम जैसे, शाहीन अफरीदी जैसे, रिजवान जैसे जो सुपरस्टार हैं मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट के, उनको अपनी आंखों के सामने देखेंगे तो मेरा ख्याल है बिल्कुल एक इंस्पिरेशनल फिगर है, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा बट साहब, ऑफ द कैम आप कह रहे थे कि यूजुअली ऐसा हुआ करता था कि अगर पहले किसी पे आ जाए या आप अगर बीइंग सीनियर किसी को सजेस्ट करना चाहें कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए चलें, क्रिकेट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए कैमरों से कहीं पीछे चल जाएं, तो ये हेल्पफुल रहता है? समझ बिल्कुल रहता है। इसको रीबूटिंग कहते हैं, इसको अनप्लग एंड प्लग कहते हैं जी। बहुत सारी इसकी टर्म्स हैं। इट्स बेसिकली टू गो अवे फ्रॉम ऑल द अटेंशन, स्पेंड सम टाइम जहाँ पर एक क्वाइट जोन हो, जिस पे बार बार आपका फ़ोन ना बजे, बार बार मीडिया की अटेंशन ना हो। यू नो इट्स लाइक मी टाइम। आप अपने आप से बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, प्रेशर उसके ऊपर कम हो, और आप जब रिफ्रेश होके आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। और वो जो एक डीप ब्रीदिंग वाला टाइम होता है ना, कि जिसमें आप कह लें कि आप थोड़ा सा सुकून में जाते हैं, आउटसाइड नॉइज़ नहीं होती, बहुत सारी मशवरा खाने में जो आ जाते हैं ना कि जी ऐ कर लो, हर बंदा मशवरे दे रहा होता है, तो कुछ ऐसा टाइम, एक ऐसी जोन होनी चाहिए जिसमें सिर्फ आप हों, ठीक है, और वो अनप्लग एंड प्लग आप हो जब दोबारा, तो फिर चीज़ें चेंज होती हैं एंड इट वर्क्स एट सम टाइम्स। ये बड़ा अच्छा रहता है। सो आई थिंक इनके साथ हर चीज़ हो रही है, लेकिन सिर्फ ये रीबूटिंग वाला प्रोसेस नहीं हो रहा। हर बंदा मशवरे दे रहा है, हर बंदा तनकीद कर रहा है, जो जिसके दिल में आ रहा है कह रहा है, और इस टाइम के ऊपर फॉर सम इंडिविजुअल्स एक ब्रेक उन्हें सूट करती है। और ये ब्रेक ले लिया ताकि मुझे लगता है कि फिर वही टोले ने कहना कि दौड़ गया जाए। एग्जैक्टली और ये भी सलमान में लोग अपनी तरह सोचेंगे तो बाबर आजम के वालिद साहब ने भी एक पोस्ट की है जिसमें बाबर आजम की उन्होंने तस्वीर लगाई है, और साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है कि अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो लेकिन सारे मेरे जैसा होना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है वालिद साहब की तरफ से भी ये पोस्ट आना एक बड़ा मोटिवेशन और बूस्ट अप होगा बाबर आजम के लिए। उन्होंने तो हमेशा बाबर को सपोर्ट किया है, वो बिल्कुल एक उनकी भी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, नो डाउट उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। अच्छा जी, क्रिकेट से हट के थोड़ी सी बात कर ली जाए कौमी खेल पे, जो कि बड़ा ज़रूरी है इस वक्त। आप चाइना में जो एशियन चैंपियंस कप, मेरे ख्याल ये चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से चल रहा है, उसमें पाकिस्तान ने 2 मैचेस अभी तक खेले हैं। मलेशिया से 2-2 से बराबर रहा, उसके बाद हमने साउथ कोरिया से खेला, वो भी 2-2 से रहा। लास्ट मोमेंट पे साउथ कोरिया ने गोल कर दिया, वरना वो फतह हमारी यकीनी थी। अब कल 10:30 बजे जो है वो पाकिस्तान वर्सेस जापान का मैच है, ये मैच जीतना ज़रूरी है। और उसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एक बड़ा मैच है। तो हॉकी को लेकर आकिब से थोड़ा सा जान लेते हैं। हॉकी का जिस तरह से सवाल आया, आकिब आया, मैनेजमेंट कोई चेंज हुई है? क्योंकि अभी यहाँ की जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं ये काबिल तारीफ है, बहुत से कंपैरेटिवली बेहतर है माजी से। हमने ये देखा जिस तरह से हमारी हॉकी बिल्कुल डाउन हो गई थी, अब कुछ समझ रहे कम बैक किया। देखिए हमजा, ये हॉकी ने कम बैक तो किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है लड़कों की। इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, पाकिस्तान इंतज़ामिया का 0% जो है वो इंटरफेरेंस है, 0%। बल्कि 0% मेरा ख्याल है, मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं कवर कर रहा हूँ, जिस तरह की मुझे बातें पता चलती हैं, वो मतलब आप PHF के ऑफिस में बंदों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो खिलाड़ियों को कहाँ से पैसे देंगे? खिलाड़ियों के जिम्मे, PHF के जिम्मे जो है वो 20-20, 15-15 लाख रुपया खिलाड़ियों के जो वाजिबुल अदा हैं वो उनको दे नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी ये लड़के जो हैं वो खेल रहे हैं और बेहतरीन किस्म का परफॉर्म कर रहे हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, यही ट्रॉफी होती थी, क्योंकि हम 3 दफ़ा इसके चैंपियन रह चुके हैं। इंडिया जो है 4 दफ़ा चैंपियन रह चुका है, हम सेकंड बेस्ट टीम है इस ट्रॉफी की। लेकिन आज हमें ये दुआ हमारी होती है कि हम किसी तरह सेमीफाइनल पहुँच जाएँ। हम क्यों नहीं खेल पा रहे वो एक अलग इशू है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट क्या कर रही है वो ज़रा सुन लें आप, कि 3 दिन पहले रोलैंड ऑर्ट्समेट से डच कोच वो ये कह के छोड़ के चले जाते हैं, मतलब उनका ये मुतालबा था कि मेरे साथ एक लंबा एग्रीमेंट कर लें। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उनको ये कह के बाहर भेज दिया कि पाइन साढ़े को पैसे नहीं आ गए, हम आपको इवेंट टू इवेंट पैसे दे सकते हैं, हम आपके साथ लॉन्ग एग्रीमेंट नहीं कर सकते। वो छोड़ के चले गए। आपका हेड कोच ताहिर जमान साहब आए हैं, वो घुमा के वही 5-6 लोग हैं उनके अंदर ही उनके अंदर ही हेड कोचिंग चली जाती है। ताहिर जमान साहब 3 दिन पहले पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच बनते हैं और वो पाकिस्तान से चाइना जाते हैं 1 दिन पहले। अब फिर वहाँ पे जीते तो वो कह देंगे मेरी वजह से जीते हैं, हारते वक्त कहते हैं मैं तो 1 दिन पहले आया था। अभी तक इस तरह का कुछ नहीं आया। अब 3 लड़के रिसेंटली, अभी राना मुजाहिद साहब हैं सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी कि 3 लड़के पाकिस्तान से गए थे हमारे साथ हॉलैंड और पोलैंड खेलने,
तो वो वहीं पे रह गए। अब उन्होंने सुनी सुनाई बातों पे इतना ही बड़ा एलिगेशन लगा दिया कि हम इन लड़कों का जो है सारे पर्क एंड प्रिविलेज जो है मनसूख कर रहे हैं, पासपोर्ट मनसूख कर रहे हैं, इनको हॉकी फेडरेशन कोई पैसा नहीं देगा। वो जब बात हुई मैंने प्लेयर से बात करने की कोशिश की तो कहते भाई हम तो यहाँ पर लीग खेलने आए हैं, हाँ हमने एनओसी नहीं लिया, लेकिन एनओसी हम तब लेते जब हमें पता होता हमारा सदर कौन है। क्योंकि FIH में, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में, सदर का नाम जो है वो जो गुज़श्ता ब्रिगेडियर रिटायर्ड सजाद खोकर साहब थे उनका नाम था। तो हम इजाज़त किससे लेते? इधर सेक्रेटरी साहब जो हैं उनका जो है पैसे जो उनको बैन कर रहे हैं, वो लड़के अपने करियर बनाने, अपने हॉकी को सर्वाइवल के लिए बाहर गए हैं, उन पे बैन लगा देते हैं। फिर उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा पता करने की जब कोशिश की तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से उनको 15-15 लाख रुपया उन्होंने अभी देना है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने। तो जब 15-20 लाख रुपया खिलाड़ी को नहीं मिलेगा, जब डेलियाँ नहीं मिलेंगी, आप या तो आप जिस तरह क्रिकेट में सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है, आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट कर दें, वहाँ पे तो आपको डेलियाँ मिलती हैं, $200 डेलियाँ मिलती हैं, वो भी नहीं अगर आप देंगे। और फिर अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं हम इंडिया को हरा दें या हम एशियन चैंपियन बन जाएं या हम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाएं, तो मेरा ख्याल है ये जो है ना वो सूरज को आंखें दिखाने के बराबर ही है। डॉक्टर साहब, वैसे खुदा ना खास्ता अगर क्रिकेट का भी ये हाल हो, हुकूमती सरपरस्ती में या हुकूमत से पैसा लेके क्रिकेट चलनी होती तो मेरा ख्याल हॉकी वाला ये हाल होना था, जो इस वक्त हॉकी का नेशनल हमारा गेम और जिस तरह से ये डाउनफॉल का शिकार है। ये उन शायकीन के लिए है, उन लोगों के लिए है जो मुख्तलिफ जगहों पर इजहार राय में कहते हैं कि ये हमारे पैसों का देखें, ये प्लेयर क्या कर रहे हैं, ये आपके पैसे हैं और ये वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको भी देख लें। क्रिकेट में आपका एक आना भी नहीं है, वो सारा रेवेन्यू या टेलीविज़न राइट्स का है या वो बाहर से आता है जो आपका पूल का मनी होता है, और इसीलिए अभी तक उधर सर्वाइवल है। अगर वो भी खुदा न खास्ता किसी लोकल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में चला गया जिसको खुद कमा के लाने पड़े या गवर्नमेंट से मांगने पड़े, तो वो आपके सामने ही है कि उधर क्या हालात चल रहे हैं। वैसे व्हाट अ कोइंसिडेंस, उधर भी 4-5 ही हैं। उधर भी 4-5 हैं। और एक और मजे की बात बताऊं, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारी टीम गई है, मैं मतलब मेरी बात हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसको जो टिकट्स फंड किए हैं हमारी हॉकी टीम को, वो एक साबिक क्रिकेटर ने किए हैं जिनकी ट्रैवल एजेंसी है। उन्होंने पाकिस्तान की हॉकी टीम के प्लेयर्स को टिकटें फंड की हैं कि भाई ये पैसे, ये टिकटें पड़ी हैं, आप जाएं। देखिए ये 1 करोड़ रुपए की टिकटें, ये बातें अगर आप इस तरह की चेक करेंगे ना तो फिर न जाने कब से PCB इसको फंड कर रहा है। यस, और बहुत सारे क्रिकेटर्स की वो सैलरीज में से और उनकी मैच फीसिस में से परसेंटेज, क्योंकि सपोर्ट देखे जी, नेशनल गेम है, आप किसी भी प्लेयर को कहें और कोई बंदा इस पे बात को माइंड नहीं करता, वो कहते हैं इनका हक बनता है, देना गवर्नमेंट को चाहिए, देना इन लोगों को चाहिए, लेकिन वो लोग सपोर्ट करने को तैयार है जो खुद खेल के पैसे कमाते हैं। सो लोगों को ये बातें नहीं पता, और ये बातें करके खुदा न खास्ता हम किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहते, लेकिन ये इनका हक बनता है। आज अरशद, ये जो जीता, अरशद नदीम जो जीता है, उसने जब दुनिया में, सारी दुनिया ने उसको माना है, जाहिर है उसने ओलंपिक का रिकॉर्ड बना दिया है, तो आज वो अरबों में चले गए हैं। लेकिन जब उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का टाइम था, जब उसको जरूरत थी कि उसके लोग उसमें बिलीव करें, तो किसी बंदे ने उसका साथ दिया, उसमें भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और एक क्रिकेटर ही उसके साथ थे। तो बात यह है कि अहमद शहजाद है, उसका नाम लेना चाहिए, उससे अच्छा काम किया ये और उसको क्रेडिट जाता है। तो आई थिंक कि ये वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के करने की हैं, लेकिन अपने तौर पे लोग करते हैं। आज भी आप चले जाएं, जो क्रिकेट की भी आपकी जितनी क्लब्स हैं, आपको क्या लगता है वो गवर्नमेंट सपोर्टेड है? सारी प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं या अकेडमीज़ हैं, जैसे गनी इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट एंटिटी है, जितना कुछ है वो प्राइवेट है। और पहले जब आपकी अंडर 19 जो अच्छा खेल के आई है वर्ल्ड कप में हॉकी के, उसको DHA ने फंड किया। बिल्कुल। तो आप देख लीजिए किधर है आपकी हॉकी फेडरेशन और किधर है इसमें आपकी गवर्नमेंट का पार्ट किधर है। बिल्कुल। और ये इसमें जो अरशद नदीम की अभी सलमान भाई ने बात की है, आप हमारा अलमिया चेक करें कि अभी आज सुबह हैदर अली नाम का एक शॉर्ट पुट का हमारा जो ब्रॉन्ज मेडल जीत गया पैरालंपिक्स में, किसी को नहीं पता कि वो पाकिस्तान आ गया, किसी को भी नहीं पता। ये हमारा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स की तरफ, जिसने भी सलमान बिन बात की है। अरशद नदीम को स्पोर्ट जब करने की ज़रूरत थी तब कोई नहीं आया, कुछ लोगों के अलावा। जब वो जीत गया, जब उसके गले में जो है मेडल आ गया, गोल्ड मेडल आ गया, तब सारे उसकी तरफ चले गए कि यार ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है। हैदर अली आज सुबह आया है, सिर्फ पाकिस्तान स्पोर्ट के 3 से 4 बंदे और नेशनल कमेटी के 3 से 4 बंदे उसको रिसीव करने। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान में बिलियंस का बिजनेस करते हैं, क्यों नहीं गवर्नमेंट उनकी ड्यूटियां लगाती कि सर्टन जो जगह है स्पोर्ट्स में या एजुकेशन में या हेल्थ में इन्वेस्ट करें लोगों के ऊपर। आप इस मुल्क से खरबों रुपया कमा रहे हैं, क्यों नहीं आप यहाँ के, आज आपके साथ एक गाड़ी का ब्रांड खड़ा है जी, हमने इनमें देखा था, दूसरे ने गाड़ी दी, तीसरे ने, आप किसी को गाड़ियां नहीं दे रहे, आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, एक
इंटरनेशनल एथलीट के साथ जो गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक का, वो आपकी 1 मिनट उसने चाबी पकड़ के आपके बोर्ड्स के आगे खड़ा हो गया ना, आपके कई एडों से महंगा है वो, और वो आप ही को फायदा हो रहा है। तो ये किसी को पागल मत बनाएं कि कोई आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो जी वो बड़ा एहसान कर रहे हैं। आपकी पूरी मार्केटिंग टीमों ने बैठ के ये फैसले किए हैं कि इसको दे दें, इसको साथ खड़ा कर लें, आपके कई एडों से बेहतर है। और ये इस तरह चल रही है बात। एंडिंग नोट्स यही हैं जनाब के पाकिस्तान में खेल को जब आप सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा, पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में सरबुलंद होगा। आज के शो से